हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं जिसने भारत में एक नई वित्तीय क्रांति की शुरुआत करी। इन योजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये योजनाएं काफी पुरानी है, लेकिन हर साल इसमें जो आपके अपडेट्स आते रहते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये योजनाएं कब प्रारंभ हुई, इस योजनाओं से जुड़े हुए प्रावधान, इस योजना के लिए कौन पात्र होंगे, इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिल रहा है, इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, ये आज भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। साल भर होने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। या तो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, या तो कथन आधारित प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अक्सर व्यापम इससे कथन आधारित प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, फिलहाल तो व्यापम की भर्ती निकल नहीं रही है, लेकिन जब कभी भी व्यापम ने इससे क्वेश्चन उठाया है तो कथन आधारित प्रश्न ही उठाए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। जितनी भी योजनाएं हैं उसे आपका टेबुलेशन फॉर्म में दर्शा दिया गया है। यहां पर बताया गया है योजनाओं के नाम, ये योजनाएं किस वर्ष प्रारंभ हुई, योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे, इन योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, योजना के अंतर्गत क्या लाभ और क्या बीमा कवर मिलेगा, और इस योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, ये टेबुलेशन फॉर्म में दर्शाया गया है। इसका हर एक लाइन, हर एक रो, हर एक कॉलम इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है और साथ ही साथ कथन आधारित प्रश्न भी बनते हैं। तो जितनी चीजें लिखी गई है सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान समझते हुए चलिएगा। इस टॉपिक का नाम है आपका वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को लक्षित करते हुए एक नई योजना की घोषणा की गई थी। उसका नाम था आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को, जबकि ये अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ आपका 28 अगस्त 2014 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। इसमें लक्षित वर्ग थे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार। देखिए, समझते हुए चलिएगा, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को क्यों लक्षित किया गया था। एक्चुअली में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार है उनका अपना बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था। ठीक है, अभी तो वर्तमान स्थिति में काफी डेवलपमेंट हो चुका है, सभी परिवारों के पास, लगभग हर एक परिवार के पास अपना एक बैंक अकाउंट है। लेकिन जब ये योजना लागू की गई थी उससे पहले ग्रामीण परिवार जो है उनके पास उनका अपना कोई भी बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था। उसके अपने भी एक रीजन थे, क्योंकि जो कमर्शियल सेक्टर के जो बैंक थे उसमें बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था शुरुआती तौर पर, जैसे कि 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, जिसके कारण जो ग्रामीण परिवार के रहने वाले लोग हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार है, वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलाया करते थे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ। और ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया गया। लेकिन लक्षित वर्ग थे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार। ठीक है, इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की सुविधा प्रदान की गई, यानी कि बिना कोई पैसा डिपॉजिट करे कोई भी व्यक्ति अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता था इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, जिसके पश्चात भारत में एक नई वित्तीय क्रांति की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो प्रारंभ हुआ आपका 28 अगस्त 2014 को, इस योजना के अंतर्गत पात्र कौन होंगे, ध्यान समझते हुए चलिएगा। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का, देखिए 10 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम, ये जो आयु वर्ग है ये अल्पायु वर्ग यानी कि अवयस्क वर्ग कहलाता है। तो 18 वर्ष के पश्चात वयस्क यानी कि एडल्ट कहलाते हैं। तो 10 से 18 वर्ष, इसमें क्या बताया गया है, 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन 10 से 18 वर्ष के बीच की जो एज ग्रुप है वो अपने किसी गार्जियन के निगरानी में, यानी कि माता पिता की निगरानी में भी अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या लाया गया, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बिना कोई पैसा डिपॉजिट किए इस योजना के अंतर्गत अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सके।
इस योजना के अंतर्गत कुछ कवर या कुछ लाभ भी प्रदान किया गया। जो इस योजना के अंतर्गत जो खाता धारक होंगे उन्हें दुर्घटना बीमा यानी कि खाता धारक की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा के तौर पर दिया जाएगा। जीवन बीमा, यदि उनके सामान्य स्थिति में आप मृत्यु होती है तो उसे 30,000 रुपए उस खाता धारक को प्रदान किया जाएगा। उस खाता धारक के नॉमिनी यानी कि परिवार को प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी लाई गई है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये एक प्रकार का लोन है। इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत अधिकतम 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है। देखिए, इसकी भी अलग अलग कंडीशन है। बैंक से ये ओवरड्राफ्ट लेने के लिए 6 महीने का वित्तीय लेन देन देखा जाएगा बैंक से, यानी कि आप बैंक में कितना रेगुलर विजिट कर रहे हैं, कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं, इसके आधार पर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी निर्धारित की जाएगी। यानी कि हो सकता है 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, या अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक आप ओवरड्राफ्ट के रूप में निकाल सकते हैं इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलाए गए बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो इतना सारा आपका कवर या लाभ मिलेगा। दुर्घटना बीमा के तौर पर 1 लाख रुपए, जीवन बीमा के तौर पर 30,000 रुपए और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में 10,000 रुपए अधिकतम आप बैंक से ले सकते हैं। वर्तमान स्थिति में देखिए, ये जो स्थिति है इसमें नवंबर 2020 तक की स्थिति बताई गई है, लेकिन ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है अगस्त 2019 के बाद। ध्यान समझते चलिएगा, अगस्त 2019 तक की स्थिति में इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हमारे इस प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में खाता धारकों की संख्या है 1.43 करोड़ से अधिक, यानी कि 1.43 करोड़ से अधिक खाता धारक मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ में अगस्त 2019 तक की स्थिति में। इंपॉर्टेंट है, यह आंकड़ा याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, जैसे कि अगर प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगस्त 2019 तक की स्थिति में प्रदेश में कितने खाता धारक मौजूद है। 1 करोड़ से अधिक, 1.20 करोड़ से अधिक, 1.35 करोड़ से अधिक या 1.43 करोड़ से अधिक, ऐसे ऑप्शन आपका दे सकता है। इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट की जो 3 योजना है, ये तीनों योजनाएं एक ही डेट में लागू हुई। डेट था आपका 9 मई 2015। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत इन 3 योजनाओं को प्रारंभ किया गया। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये तीनों की तीनों योजनाएं एक योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई जिसका नाम था आपका प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी एक योजना शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों शामिल है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों योजनाएं प्रारंभ की गई थी 9 मई 2015 को, जो कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजना थी। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो प्रारंभ किया गया आपके 9 मई 2015 को, इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा। देखिए, जो भी आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपना लाभ लेना चाहता है उसे अपना बैंक अकाउंट इस योजना से लिंक कराना होगा, जिसके तहत उसके बैंक अकाउंट से प्रति वर्ष 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम राशि डेबिट कर ली जाएगी, निकाल ली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो बीमा कवर मिलेगा वो क्या होगा? जिसने भी यह बीमा लिया हुआ है उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाएगा बीमा कवर के तौर पर। ठीक है, वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या है आपके 16.06 लाख लाभार्थी, यानी कि 16.06 लाख लाभार्थी हमारे प्रदेश में मौजूद है आपके नवंबर 2020 तक की स्थिति में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर किसी कारणवश आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है और ये वार्षिक प्रीमियम राशि अदा नहीं होती तो ये योजना वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इस योजना को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी प्रारंभ हुआ आपके 9 मई 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति
पात्र होंगे, जिसमें 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि के तौर पर लिया जाएगा। इसमें भी आपका बैंक अकाउंट इस बीमा योजना से लिंक किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम राशि उससे डेबिट की जाएगी। किसी भी दशा में अगर आपका बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है और ये अमाउंट डेबिट नहीं होता तो ये योजना भी वहीं समाप्त हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर के तौर पर जो आपका बीमा धारक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, या अस्थायी रूप से या आंशिक विकलांग होता है तो उसे जो है 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ध्यान समझते हुए चलिएगा, मृत्यु होने की दशा में, और दूसरा है स्थायी विकलांग। स्थायी विकलांग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के पश्चात उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर इतनी बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया कि डॉक्टरों को उसका पैर काट करके अलग करना पड़ा, यानी कि वो क्या हो गया, स्थायी तौर पर विकलांग हो गया। तो ये वही कंडीशन है, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की दशा में 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जबकि अस्थायी या आंशिक विकलांगता, आंशिक विकलांगता का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके पश्चात उसका मान लीजिए उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके रिकवर होने में काफी लंबा समय लग रहा है तो वो कहलाएगा आपका आंशिक विकलांग। ठीक, तो आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या है 55.59 लाख। ठीक है, 55.59 लाख लाभार्थी मौजूद है हमारे प्रदेश में नवंबर 2020 तक की स्थिति में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये भी प्रारंभ हुआ आपके 9 मई 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। ये जो आयु वर्ग वाला है ना कॉलम, इसको ध्यान समझते हुए चलिएगा। इसमें 18 से 50 वर्ष है, इसमें 18 से 70 वर्ष है, इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग पात्र है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग पात्र होंगे। इस योजना में मुख्यतः असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब देखिए, असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक चपरासी है जो किसी एक निजी कंपनी में एज अ प्यून वहां पे अपॉइंट है, या तो फिर कोई काम करने वाली महिला है जो लोगों के घर घर जाकर के बर्तनें मलती है, या तो जो डेली वेजेस पे कार्य करने वाले जो श्रमिक है निजी क्षेत्र के, वो लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। देखिए क्या इसमें क्या मेंशन किया गया है, निजी क्षेत्र। ठीक है, इस योजना में क्या मेंशन किया गया है, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब जो एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो कितना भी निम्न स्तर का एम्प्लॉय क्यों ना हो, उससे जो सैलरी मिलती है उसके सैलरी से कुछ ना कुछ अमाउंट एज अ पीएफ उसे काट करके दिया जाता है, और यही पीएफ की राशि उसके रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन के तौर पर दी जाती है। लेकिन ये सुविधा निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए नहीं होती। इसीलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया अटल पेंशन योजना, जिसमें असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को पेंशन दिया जा सके। इस उद्देश्य से अटल पेंशन योजना प्रारंभ किया गया 9 मई 2015 को, जिसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग पात्र होंगे। इसमें एक निश्चित राशि 20 वर्ष तक जमा करनी होगी। अब वो निश्चित राशि क्या है आगे हम देखेंगे। एक पर्टिकुलर अमाउंट 20 वर्ष तक डिपॉजिट करना होगा, जिसमें असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत करने वाले श्रमिक जो है उन्हें 60 वर्ष की आयु के पश्चात पेंशन दिया जाएगा, और ये पेंशन राशि होगी 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए प्रति माह, मासिक वेतन, मासिक जो है इन्हें पेंशन प्रदान किया जाएगा। देखिए अब पेंशन की राशि कितनी होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, 3000 होगी, 4000 होगी, 5000 होगी। ये डिपेंड करेगा कि उसने कितनी निश्चित राशि डिपॉजिट की है। ठीक है, अगर उसे 1000 रुपए वेतन चाहिए तो एक पर्टिकुलर अमाउंट उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, 2000 चाहिए तो उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, 5000 चाहिए तो सबसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड है, अलग अलग स्लैब उसका दर्शाया गया है। वो स्लैब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि एक निश्चित राशि 20 वर्ष तक उसे जमा करनी होगी, जिसे इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के पश्चात उसे पेंशन मिलेगा, और जितनी निश्चित राशि उसने जमा की है उसके आधार पर उसे प्रति माह पेंशन के तौर पर 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक का पेंशन का भुगतान सरकार करेगी। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 3.31 लाख यानी कि 3.31 लाख लाभार्थी मौजूद है नवंबर 2020 तक की स्थिति में। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना ये है क्या?
सॉरी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी चले गई थी जिसके कारण वीडियो बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया है। ठीक है, तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटियां बोझ नहीं होती, इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना थी आपका सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, जो भारत में जो दूरस्थ अंचल क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनमें एक रूढ़िवादी विचारधारा व्याप्त है कि बेटी के जन्म के पश्चात ही बेटी को बोझ समझा जाता है। बेटी के जन्म के साथ ही बेटी के पढ़ाई लिखाई का खर्च, बेटी के रहन सहन का खर्च और बेटी को पराया धन माना जाता है, यानी कि बेटी की शादी का खर्च उस परिवार के इर्द गिर्द मंडराने लगता है। तो इस विचारधारा को दूर किए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही इस योजना को प्रारंभ किया गया, जिसका नारा दिया गया था कि बेटियां बोझ नहीं होती। सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत की गई थी आपका 22 जनवरी 2015 से। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनका बैंक अकाउंट इस योजना के अंतर्गत खोला जाएगा। एक परिवार की मैक्सिमम 2 बालिकाएं, अधिकतम 2 बालिकाओं का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। अब बालिकाओं का बैंक अकाउंट खोले जाने से फायदा क्या होगा? देखिए, जो नॉर्मल बैंक अकाउंट खोला जाता है उसमें इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज दर होता है वो लगभग 3%, 2.5 से 3% के आसपास होता है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो बालिकाओं का बैंक अकाउंट खोला जाएगा उसमें लगभग 7 से 8% के आसपास ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज मैक्सिमम आपका 9 से 9.5% तक भी जा चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिशियरी भारत में मौजूद है। ठीक है, तो 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की मैक्सिमम 2 बालिकाओं का, एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं का बैंक अकाउंट खुलाया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम जमा राशि है वो है आपका 250 रुपए सालाना, 250 रुपीज पर ईयर। कम से कम 250 रुपए जो है आपको सालाना राशि इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। देखिए, इसके अंतर्गत अन्य प्रावधान क्या है? इसकी जो लिमिट है, जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जाने की लिमिट है वो है मिनिमम 250 रुपीज और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपीज। देखिए, कम से कम आपको बैंक अकाउंट में 250 रुपए सालाना जमा करना ही होगा। अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए की राशि जमा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हर साल आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही डिपॉजिट करना है। हो सकता है इस साल आपने 250 रुपए जमा किया, अगले साल 500 रुपए कर दिया, उसके अगले साल आपने जो है 300 रुपए किया, उसके अगले साल 1000 रुपए किया। कभी आपके पास ज्यादा पैसा आया तो आपने 20,000 कर दिया, और भी ज्यादा पैसा आया तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, फिर उसके बाद 50,000 डिपॉजिट किया। यानी कि कोई फिक्स्ड अमाउंट इसमें डिपॉजिट नहीं करना है। कम से कम 250 रुपए तक कर सकते हैं, अधिक से अधिक आप कितना भी राशि इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें डिपॉजिट कितने साल तक करना है? जिस डेट में बालिका का बैंक अकाउंट खुलाया जाएगा उसके अगले 14 साल तक आपको इस बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना होगा। ये पैसा मैच्योर कब होगा, यानी कि इस पैसा को निकाला कब जा सकता है? जिस डेट में बैंक अकाउंट खुलाया गया है उसके नेक्स्ट 21 ईयर्स, यानी कि जिस डेट में आपका बैंक अकाउंट खुलाया गया उसके अगले 21 साल बाद, यानी कि 14 साल तक तो आपको बैंक में पैसा जमा करना है। 14 साल के बाद अतिरिक्त 7 साल यानी कि 21 साल बाद ये पैसा मैच्योर होगा, यानी कि इस पैसा को निकाला जा सकता है। या फिर अगर उस बालिका की शादी हो रही है, यानी कि वो बालिका शादी योग्य हो गई है, यानी कि 18 साल के पश्चात मान लीजिए 19, 20, 21, 22 साल में उस बालिका का शादी हो रहा है, तो उस दशा में भी ये जो आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा, यानी कि पूरा पैसा को एक साथ निकाला जा सकता है। दूसरा कंडीशन है 50% विड्रॉल, यानी कि 50% अमाउंट में विड्रॉल किया जा सकता है बालिका की 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष के पश्चात एजुकेशन पर्पस से बालिका जो है अपने अकाउंट से 50% राशि निकाल सकती है। इस योजना के अंतर्गत अप्रैल 2021 तक की स्थिति में 7.6% ब्याज दिया जा रहा है। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है ये हर तिमाही आधार पर इसका जो ब्याज दर है वो रिवाइज होता है। अभी अप्रैल 2021 तक की स्थिति में इसमें 7.6% के आसपास ब्याज दर दिया जा रहा है। आपका वित्तीय वर्ष 2015-16 में ये ब्याज दर मैक्सिमम पहुंचा था आपके 9.2% तक। ठीक है, अभी वर्तमान में तो 7.6% है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2015-16 में ये आपका ब्याज दर जो है 9.2% तक जा चुका है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा योजना। देखिए, ये मुद्रा योजना क्या है समझते हुए चलिएगा। मुद्रा योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? MUDRA, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी।
माइक्रो यूनिट्स यानी कि लघु उद्योगों को ऋण दिए जाने की योजना है आपका मुद्रा योजना। इस मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 से। इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा, ये ईयर से प्रश्न पूछा गया है। मुद्रा योजना का कब प्रारंभ किया गया था? 8 अप्रैल 2015। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना इस मुद्रा योजना का मेन उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत 3 चरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। चरण कौन कौन से है? शिशु चरण, किशोर चरण और आपका तरुण। शिशु चरण के अंतर्गत जो आपका ऋण योजना है, जिसमें 50,000 रुपए तक की राशि ऋण के तौर पर प्रदान की जाती है। किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि ऋण के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है। यह है आपका मुद्रा योजना। मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुआ? मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? और ये जो तीनों चरण है, किस किस चरण में कितनी राशि मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे प्रदेश में स्थापित शक्कर कारखाने। हमारे प्रदेश में 4 शक्कर कारखाने मौजूद है। एक है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना जो है आपके रामहीपुर कवर्धा में। एक है आपका पंडरिया कवर्धा में मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। एक है आपका केतरा सूरजपुर मर्यादित अंबिकापुर, वहां पर मौजूद है आपका महामाया शक्कर कारखाना, जबकि बालोद में मौजूद है दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। तो हमारे प्रदेश में आपके 4 शक्कर कारखाने मौजूद है। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शक्कर कारखाने की पेराई क्षमता सर्वाधिक है? पेराई क्षमता का मतलब क्या होता है? यानी कि शक्कर को, देखिए शक्कर कारखाने में शक्कर कैसा बनाया जाता है? गन्ने की पेराई करके गन्ने का रस निकाल करके उस गन्ने के रस से शक्कर बनाया जाता है शक्कर कारखानों में। तो इन चारों शक्कर कारखाने में सर्वाधिक पेराई क्षमता है आपके इस रामेपुर यानी कि भोरमदेव शक्कर कारखाने का, जो कि है आपका 3500 TDS के आसपास। ठीक है, ये पेराई क्षमता है। इंपॉर्टेंट बोल भी सकते हैं, अगर प्रश्न पूछा गया कि किस शक्कर कारखाने की पेराई क्षमता सर्वाधिक है, तो वो है आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना। इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्रदेश का पहला शक्कर कारखाना, प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला शक्कर कारखाना था रामेपुर में स्थित भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक, अब देखिए जो हमारे प्रदेश में जो 4 शक्कर कारखाने मौजूद हैं, इन 4 शक्कर कारखाने में किस शक्कर कारखाने से सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, वो है आपका केतरा सूरजपुर। केतरा सूरजपुर में जो आपका मां महामाया शक्कर कारखाना है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2.81 मैट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई। ठीक है, गन्ने की पेराई की गई, जबकि शक्कर का उत्पादन हुआ आपका 2.48 क्विंटल। ठीक है, 2.48 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस शक्कर कारखाने के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन हुआ? वो है आपका केतरा। देखिए यहां पर जो आपका शक्कर कारखाना मौजूद है वो है केतरा सूरजपुर मर्यादित अंबिकापुर। अगर केतरा सूरजपुर ऑप्शन में नहीं है तो अंबिकापुर को आंसर लेना है। अंबिकापुर में जो मां महामाया शक्कर कारखाना है उसका केतरा सूरजपुर एड्रेस देगा या तो फिर मर्यादित अंबिकापुर देगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, स्थापित शक्कर कारखाने। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, ये जो छत्तीसगढ़ में जो आपके सहकारी बैंक है, एक तो आपका राज्य स्तर पर मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे एपेक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक, इस छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत हमारे प्रदेश में टोटल 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मौजूद है। यह प्रश्न पूछ सकता है, प्रदेश में कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मौजूद है पूछा जाए तो टोटल है आपके 7। तो देखिए इस छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कौन कौन से हैं? एक है आपका रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा बिलासपुर, चौथा जगदलपुर और पांचवा आपका अंबिकापुर। यानी कि जो आपके जितने भी संभाग के जो प्रमुख शहर है वहां पर, यानी कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। एक है आपका रायगढ़ और एक है आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो इतने आपके टोटल 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मौजूद है, जिसमें से सर्वाधिक शाखाएं हैं आपके रायपुर की। ठीक है, रायपुर में आपका जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है उसकी सर्वाधिक शाखाएं मौजूद है, जबकि सर्वाधिक सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र है आपके जगदलपुर का। ठीक है, जगदलपुर यानी कि बस्तर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। तो सर्वाधिक किसका होगा? सर्वाधिक कार्य क्षेत्र होगा जगदलपुर का। जबकि सर्वाधिक शाखाएं किसकी पूछा जाए तो वो है रायपुर की। और ध्यान दीजिएगा, एक करंट अफेयर का टॉपिक है उसको भी याद रखिएगा कि जो आपका दुर्ग है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग, ये प्रदेश का पहला सहकारी बैंक है जो अपने ग्राहकों को
ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान कर रहा है। एक प्रश्न पूछ सकता है कि किस सहकारी बैंक के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी यानी कि सुविधा प्रदान की जा रही है, तो वो है आपका जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कृषक ऋण वितरण। हमारे प्रदेश में कृषकों को जो है न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए किस प्रायोजन से ऋण उपलब्ध होता है, कितनी राशि उपलब्ध होती है और ब्याज दर क्या है, ध्यान समझते चलिएगा। सबसे पहला है आपका अल्पकालीन कृषि ऋण। अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक की जो राशि है वो ऋण के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है और इसका ब्याज दर होता है आपका 0%। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रदेश में किस प्रकार का ऋण, अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है और प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से हमारी प्रदेश सरकार 0% यानी कि 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण दे रही है, ठीक है, किसानों को। नेक्स्ट है गौ पालन हेतु ऋण, यानी कि गाय के पालन करने के लिए जो ऋण है वो दिया जाता है 2 लाख रुपए तक। 2 लाख रुपए तक 1% ब्याज से ऋण दिया जाता है, जबकि 2 से 3 लाख रुपए तक 3% ब्याज से ऋण दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी। मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज की दर से, जबकि 1 से 3 लाख रुपए यानी कि 1 लाख से अधिक और 3 लाख रुपए से कम या मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक 3% जो है ब्याज दर से ऋण दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस। यहां पे ध्यान समझते हुए चलिएगा, 3 लाइन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले नंबर पर है आपका कृषि क्लब। कृषि क्लब और एक है आपका कृषक उत्पादक संगठन, यानी कि क्या है, ये एक प्रकार से कृषकों का ही संगठन है, ठीक। प्रश्न पूछा गया था एक बार कि प्रदेश में कितने कृषि क्लब संचालित है, तो ध्यान दीजिएगा अभी नए डाटा के हिसाब से 582 कृषि क्लब हमारे प्रदेश में संचालित है। वैसे ही कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या कितनी है, 57। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या कितनी है। अभी तक जो है आपका प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या थी आपका 1333। अभी इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के पश्चात 725 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की वृद्धि की गई है। तो संशोधन के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां मौजूद है, ठीक है। इतने सारे डाटा याद रखिएगा। इस अध्याय 6 में काफी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से प्रश्न बनते हैं। जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, किस सहकारी बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है, किसका कार्यक्षेत्र सर्वाधिक है, करंट अफेयर में ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा किस जिला सहकारी बैंक ने प्रदान किया, किस वर्ष से 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जा रहा है, कृषि क्लबों की संख्या कितनी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।